हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला 21 में। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। ये रहेगा अपना लेक्चर नंबर 3। अपने पिछले लेक्चर में देखा था कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। अभी भी अपन कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि एक मिनट पेन से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। आज अपन कवर करेंगे सेंसस एंड सैंपल मेथड। ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा की स्टेप है। कलेक्शन ऑफ डेटा, ये सैंपल मेथड में डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे इसकी पूरी एक यूनिट है सैम्पलिंग थ्योरी। वो अपन प्रोबेबिलिटी के बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन टाइप में दूंगा इसका। फिर ये आगे जो नेक्स्ट स्टेप पे ये आ गई क्लासिफिकेशन टेबुलेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जो कि सेकंड स्टेज है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन की। सेकंड स्टेज यहाँ से पहले क्या थी, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे अपन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन देखेंगे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन, एसेंशियल्स ऑफ ए गुड टेबुलेशन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंसस मेथड एंड सैंपल फिफ्थ मेथड को अपन कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड भी बोल सकते हैं। एन्यूमरेशन मेथड, कंप्लीट एन्यूमरेशन बोल सकते हैं। In census method, information is collected from each and every member of the population। जो सेंसस मेथड है, इसके अंदर जो भी अपन डाटा कलेक्ट करेंगे वो हर इंडिविजुअल, हर एक यूनिट के पास से डाटा कलेक्ट करेंगे। हर एक यूनिट के पास से अपन डाटा कलेक्ट करेंगे, वो होगा सेंसस मेथड। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन। सेंसस मेथड का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कि जनगणना होती है, सेंसस होती है इंडिया या किसी वर्ल्ड की कंट्रीज के अंदर, वो एक सेंसस मेथड है। क्योंकि इसके अंदर जो भी एन्यूमरेटर आता है वो एक हर इंडिविजुअल से, हर एक फैमिली के इंडिविजुअल से मिलता है, उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठा करता है, या बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करता है। आगे आता है आपका सैंपल मेथड। सैंपल का मतलब होता है हिंदी में नमूना। सैंपल का मीन्स होता है नमूना हिंदी में, कि नाम से पता पड़ रहा है कि पूरी इंफॉर्मेशन की बजाय एक सैंपल कलेक्ट करना। A sample method is the process of learning about the population on the basis of sample drawn from it। एक पॉपुलेशन है, उसमें से एक सैंपल निकाल के उस पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करना, ये एक सैंपल मेथड है। फॉर एग्जांपल ये अपनी पूरी पॉपुलेशन है। अगर मैं इसकी एक एक यूनिट की, सारी एक एक यूनिट है जो भी है, उन सब की स्टडी करूँ तो आ गया सेंसस मेथड। उन सब से एक एक से मिलकर डाटा कलेक्ट करूँ, वो हो गया सेंसस मेथड। सैंपल मेथड होगा कि मैंने बस इतना सा पार्ट सेलेक्ट कर लिया, इसके बारे में स्टडी कर ली, इसके बारे में जो भी था एनालिसिस करना था वो कर लिया, और मैंने पूरा अनुमान लगा लिया कि पूरी पॉपुलेशन भी ऐसी ही होगी। ये हो गया सैंपल मेथड। सैंपल्स आर मेथड इन्वॉल्विंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जैसा मैंने बताया था, एक स्मॉल पार्ट की स्टडी होती है, स्मॉल पार्ट ही इन्वॉल्व होता है सेंसस मेथड। आगे बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। चलिए आगे बात करते हैं अपन। आगे देखते हैं अपन मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। मेरिट्स यानी कि एडवांटेज, या क्या क्या फायदे। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। जो सेंसस मेथड उसके अंदर डाटा ईच एंड एवरी मेंबर या ईच एंड एवरी यूनिट से कलेक्ट किया जाता है। द रिजल्ट आर लाइकली टू बी द मोर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पूरी पॉपुलेशन ही रिप्रेजेंटेटिव हो गई तो डाटा एक्यूरेट और रिलेबल रहेगा। डाटा ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन सेंसस कैन बी वाइडली यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ वेरियस सर्वे। इसको अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेबल है। कंप्लीट एन्यूमरेशन का डाटा एकदम ऑथेंटिकेट डाटा है। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। The census method, since the entire population is investigated, census method के अंदर entire population को investigate करना होगा, would require a large number of enumerators, large number of investigators चाहिए, enumerators चाहिए, and other staff involving considering time, money and labor। ये इसका demerits है।
ये मैंने काट दिया, गलती से काट रहा हूँ, अंडरलाइन किया है मैंने। डिमेरिट्स है इसका, क्योंकि अगर कंप्लीट पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए इन्वेटर्स चाहिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि आप देख सकते हैं कंप्लीट पूरी कंट्री की अगर बाय द वे सेंसस की जाती है तो कितनी मैन पावर लगती है, कितना टाइम लगता है, कितना मनी, और कितनी में, तो वो मैंने बात ही कर लिया आपसे, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये इसका काफ़ी बड़ा डिमेरिट है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और मनी इसमें काफ़ी लगती है। चलिए आगे अपन बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड है क्या क्या एग्जाम एडवांटेजेस है। सबसे पहला एग्जांपल, लेस टाइम लगता, लेस लेबर एंड मनी देन कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। सेंसस मेथड से तो काफ़ी कम टाइम लगेगा और काफ़ी कम लेबर चाहिए और काफ़ी कम मनी खर्च होगी इसके। सैम्पलिंग हेल्प्स इन कलेक्टिंग डिटेल इंफॉर्मेशन। डिटेल इंफॉर्मेशन, ये चलिए मैं समझाता हूँ आपको डिटेल इंफॉर्मेशन कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सेंसस मेथड का यूज़ करके 1000 लोगों से मिलना है। सेंसस मेथड से 1000 लोगों से मिलना है, सेंसस मेथड के थ्रू मेरे को 1000 लोगों से मिलना है। और जो मैंने सैम्पल मेथड किया तो मुझे सिर्फ 10 लोगों से ही मिलना पड़ेगा। यूनिट बोल सकते हैं अपन, 10 जगह जाना। तो मुझे कहाँ से मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ? 10 लोग हैं, मेरे माइंड में आ जाए 10 ही लोग हैं, एकदम आराम से पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं यही से ले सकता हूँ। पूरी चीज़, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ से, तो मुझे लगेगा कि चलो काम चलटाना है, 1000 लोगों को करना है, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो डिटेल में मिल सकती है, मेरे को डिटेल में ले सकता हूँ यहाँ से इन्फॉर्मेशन। In some cases, complete enumeration is not feasible, and the sample survey method is the only way. कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लीट इन्यूमरेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ सैंपल मेथड को यूज किया जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, बाहर से राइस आया, एक बड़ा सा शिप, बड़ा शिप आया, उसके अंदर काफी हजारों टन राइस है उसके अंदर। तो मैं क्या उसका कंप्लीट इन्यूमरेशन कर सकता हूँ? क्या मैं एक एक बैग के पास जाके एक एक आइटम को, मतलब एक एक यूनिट को काउंट करके, एक एक यूनिट को देख के पता लगा सकता हूँ राइस की क्वालिटी के बारे में? नहीं, इसके अंदर वैसे ही अपन सैंपल ही ड्रॉ करते हैं। सैंपल ड्रॉ करते हैं, सैंपल की अपन जांच करते हैं अच्छे से, सैंपल पर रिसर्च करते हैं, सैंपल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो पूरा कंसाइनमेंट पास किया जाता है। और फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखिए फार्मिंग से रिलेटेड, जैसे एक सेंसस मेथड में तुम क्या आप देख सकते हो कि कितने एकड़ के अंदर इंडिया में राइस है, कितने एकड़ के अंदर। तो आपको एक एक खेत के पास जाना पड़ेगा, उसे नापना पड़ेगा, उसकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी, और टाइम कंज्यूमिंग तो है। क्या पता आपको इतना टाइम लग जाए कि इस टाइम में तो ये कल्टीवेट होके मतलब पूरा काम हो जाए इस खेत का। तो क्या पता 2-3 साल लग जाए ट्रिप बार में, तो किस फार्मर होगा वो 3-4 बार प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, प्रोड्यूस कर चुका होगा। सो ये है, इन सम केसेस कंप्लीट इन्यूमरेशन इज नॉट फिजिबल एंड सैंपल सर्वे मेथड इज द ओनली वे। कि कई चीज़ों में एन्यूमरेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो सैंपल सर्वे एक आखिरी रास्ता बचता है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट है, काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है, ये नहीं कि 1-2 किलोमीटर वाला, ये अमेजोन टाइप में मान लेते हैं कि अमेजोन वाला जंगल है। इसमें क्या आप सेंसर मसला यूज़ कर पाओगे? ये मेरे को बोल दे कि ट्रीज की काउंटिंग कितने कितने ट्रीज है इसके अंदर, नहीं हो पाएगा। वो देखेंगे कि हाँ 1 किलोमीटर में इतने पेड़ है, ये डेंसिटी है इसकी, तो उसकी बेसिस पे ये सैंपल ड्रॉ करेंगे, इतना इसमें इतने ट्रीज है, ये 1 किलोमीटर में इतने ट्रीज है, और तो 100 किलोमीटर में उसके अकॉर्डिंग ट्रीज है। ये कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, ये सैंपल मेथड है। सैंपल ड्रॉ करके अपन ने ट्रीज की काउंटिंग कर ली फॉरेस्ट, ये हो गया। तो सैंपल मेथड वैसे सैम्पलिंग के भी काफ़ी वे तरीके, जैसे सैम्पलिंग ले रहे हैं तो सैम्पलिंग में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने लिखाने की मैं बता देता हूँ आपको। एक तो उसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस, ट्रू रिप्रेजेंटेटिवनेस होनी चाहिए सबकी, ट्रू रिप्रेजेंटेटिवनेस। ऐसा नहीं कि मेरे को
सिर्फ सैंपल मेथड के लिए भूल गया तो एक बंदे के पास जाके मैं कंप्लीट वो कर लूँ, ऐसा नहीं, रिप्रेजेंट होना चाहिए यूज का। सफिशिएंट, एडिक्वेसी, सफिशिएंट अमाउंट का सैंपल होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट। जैसे ये इतना बड़ा फॉरेस्ट तो ऐसा नहीं कि मैं यही इसी एरिया के अंदर मैंने सैंपल ले लिया तो काम हो गया, नहीं। जितना बड़ा सैंपल होगा अपनी जो रिसर्च होगी वो इतनी एक्यूरेट होगी। तो सैंपल हमेशा एक सफिशिएंट साइज का लेना है, छोटा नहीं लेना ज़्यादा। तीसरी चीज़ है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब सैंपल होना चाहिए होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल मुझे बात करनी है, फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया, फीमेल्स की लिटरेसी रेट की बात करनी है, फीमेल्स की लिटरेसी रेट की। तो मुझे जो सैंपल लेना है वो फीमेल्स का ही लेना है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर मैं बच्चों को भी ले रहा हूँ, मेल्स को भी ले रहा हूँ। तो वो होमोजीनियस, एक ही तरह का सैंपल लेना है, सेम टाइप का। तो ये था यहाँ तक कलेक्शन ऑफ डाटा का पार्ट। ये सैम्पलिंग मेथड में आप काफ़ी है रैंडम, ये मतलब प्रोबेबिलिटी करने के बाद में आगे एक सैम्पलिंग थ्योरी है, वो पूरा अपन देखेंगे आगे, पूरी यूनिट है सैम्पलिंग थ्योरी की। चलिए आगे चलते हैं। पर आ गया था क्लासिफिकेशन। मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, तब उस डाटा को सही वे में अरेंज करना है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द collected statistical information या डाटा under the different categories or classes according to the some common characteristic possessed by the individual member। जिस यूनिट के सेम करेक्टरिस्टिक्स है उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करना। यहाँ पे क्लासिफिकेशन की कुछ टाइप्स दे रखे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे एक एग्जांपल यूज करते हैं अपन तो सेंसस का, जनगणना। सेंसस के अंदर जो भी एन्यूमरेटर आता है अपने घर पे, तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन लेता है? नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये ले ली उसने। वो लेता है कि फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल, मेल, एज ग्रुप, लिटरेसी के बारे में, कौन कौन कितना पढ़ा लिखा है, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन के बारे में, और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल और क्या हो सकता है, रिलीजन, क्या रिलीजन आपका, ये सब होता है। यही नहीं होता कि सेंस का मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, ये भी चीज़ें काउंट होती है। तो मैंने ये चीज़ें सब एक एक फैमिली से काउंट कर ली। अब मुझे सारा कलेक्शन जब एक जगह कंसंट्रेट होगा डाटा, तो उनको अलग अलग करना है। मुझे फॉर एग्जाम्पल फाइंड करना है कि इंडिया के अंदर कितनी फीमेल है, तो सारी फैमिलीज के फीमेल के डाटा को इकट्ठा करना पड़ेगा। वही है क्लासिफिकेशन। एज ग्रुप, मुझे देखना है कि इंडिया के अंदर 20 साल से लेके 50 साल तक कितने लोग हैं, ये आ गया। लिटरेसी, मुझे देखना है कि कितने लिटरेट लोग हैं इंडिया के अंदर, कितने परसेंट लिटरेट है, 20% है, 50% है, 100% है। ऑक्यूपेशन में मुझे देखना है कितनों ने बिजनेस कर रखा है, कौन कौन सैलरीड है, कैसा कैसा बिजनेस है, वो आ गया। मुझे देखना है कि रूरल कौन कौन गाँव से है, कौन कौन सिटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें, ये है क्लासिफिकेशन। इनको क्लासीफाई करना क्लास के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं क्वांटिटी, आगे देखते हैं। तो चलिए, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटी मतलब बताया था हमने आपको, क्वांटिटी नंबर्स। When data are classified on the basis of some characteristics which can be measured, जब हम डाटा को क्लासीफाई करें कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिन्हें अपन मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डाटा क्लासिफिकेशन फॉर द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लाइक हाइट, एज, इनकम, वेट। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर जो अपन ने सेंसस की, वो अपन देख सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं उनको, इनकम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं,
कि इस इनकम के इतने लोग इंडिया के अंदर वेट के अकॉर्डिंग कर सकते, हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते। ये हो गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। आगे चलते क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसे अपन मेजर नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, ऑक्यूपेशन। मैंने सेक्स के अकॉर्डिंग कर दिया, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर में कौन है, प्राइमरी सेक्टर में कौन है, टर्शरी में कौन है, बोल सेल्फ ऑक्यूपेशन किस किस के पास, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन आएगा इसके अंदर। आगे चलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम और डेट, वो भी क्रोनोलॉजी टाइम के अकॉर्डिंग। व्हेन क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है ईयर, ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और ये 1981 में इतनी पॉपुलेशन थी, 1991 में, 2001, ये क्रोनोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, व्हेन डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, एरिया एंड लोकेलिटी। मैंने सेंसस की तो मुझे पता करना है कि अर्बन में कितना है, रूरल में कितना है। ये अर्बन और रूरल के अकॉर्डिंग मैंने अपनी पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन कर दिया। ये परसेंटेज निकाल लिया कि इतने परसेंट लोग रूरल में है और इतने परसेंट लोग अर्बन में है, कि 100% रिजल्ट आखिरी में आता ही सबका परसेंटेज का टोटल, और ये इतनी टोटल पॉपुलेशन। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब आगे चलते हैं अपन टेबुलेशन की तरफ। टेबुलेशन मतलब टेबल के अंदर अरेंज करना डाटा को, टेबल्स के अंदर। टेबल्स तो बताया होगा आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। Tabulation may be defined as the logical and systematic arrangement of the quantitative data in rows and columns. Logical and systematic arrangement of quantitative data in rows and columns. जो quantitative data है उसे rows और column में arrange करना। arrange करने से क्या होगा, रो डाटा को arrange करना, arrange करने के क्या क्या फायदे हैं, चलो देखते हैं। Tabulation enables the significance of data readily understood and leaves a lasting impression that than textual behavior. एक तो टेबल में किसी भी डाटा को अरेंज कर देंगे तो इजीली अंडरस्टूड होगा। कि मैंने एक तो थ्योरेटिकल लिखने से, टेबल में अरेंज करने से काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है अंडरस्टूड करने के लिए, और उसका एक इम्प्रेशन ही अलग होता है। क्योंकि कंपेरिजन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, जैसे मुझे कंपेयर करना है, और ये देखिए यहाँ पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ 2001 की पॉपुलेशन और 1981 की पॉपुलेशन को कंपेयर कर सकता हूँ। ये इजी कंपैरिजन कर सकते हैं पर टेबल की हेल्प से। एरर्स एंड ओमिशंस कैन बी रीडिंग डिटेक्टेड व्हेन डाटा टेबुलेटेड। डाटा को अगर अपन ने सही से टेबल में अरेंज किया है तो अपन एरर्स देख सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स एंड फ्रेजेस कैन बी अवॉइडेड। रिपीट होने से बचा सकते हैं क्योंकि टेबल दिख जाएगा कौन कौन सी टर्म्स रिपीट हो रही है। तो ये हो गए इससे कुछ एडवांटेजेस। अब देखते हैं एक अच्छी टेबल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ए टेबल मस्ट कंटेन ए टाइटल। इससे पहले एक और है, टेबल का टेबलिंग नंबर होना चाहिए। टेबल मस्ट कंटेन ए टेबल नंबर, क्योंकि एक टेबल भी हो सकती है, टेबल 2 भी हो सकती है। जब एक से ज़्यादा हो तब बता सकते हैं टेबल 1, टेबल 2। ये जब एक से ज़्यादा टेबल हो तो एक नंबर ये है। ए टेबल मस्ट कंटेन ए टाइटल। एक टाइटल होना चाहिए टेबल के, जो कि उसे क्लियरली डिफाइन कर दे कि टेबल किस चीज़ के बारे में है, किस सब्जेक्ट के बारे में। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच मस्ट बी क्लियरली शोन इन द कॉलम हेडिंग। एग्जाम्पल प्राइस, हाइट, वेट। प्राइस कैसे रुपीज़ के अंदर दे रखी है, हाइट इंच में दे रखी है। ये यूनिट लिखी हुई होनी चाहिए कॉलम के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 683.3, क्या है ये, बस 683.3, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट लिखी हुई है कॉलम के अंदर। ये मिलियंस के अंदर है, बिलियंस के अंदर है, थाउजेंड्स के अंदर है, जो भी है यहाँ पे लिखा है कि मिलियंस के अंदर। तो यहाँ पे एक यूनिट लिखना जरूरी है, इससे समझ में आ जाएगा। ये टेबल शुड बी वेल बैलेंस्ड इन लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ में, लंबाई चौड़ाई के अंदर एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए वहाँ पे। द अरेंजमेंट ऑफ द आइटम शुड बी हैव लॉजिकल सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में बनाना है टेबल कि पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा। लाइक टाइम
जैसे कि टाइम सीरीज डाटा को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। यहाँ पे देखिए ये क्रोनोलॉजिकली 1981, 1991, 2001, मैं बीच में यहाँ पे 2001 कर दूँ और ये 1991 कर दूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एकदम सीक्वेंस होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस या कोई भी और भी लॉजिकल सीक्वेंस जो भी लगे इसके अंदर, उसे सीक्वेंस में ही रखना है अपने को। टोटल्स ऑफ द कॉलम में भी शोन एट द बॉटम ऑफ द टेबल, और बॉटम में भी देख सकते हैं जो एंड है, यानी कि रो के एंड में या कॉलम के एंड में रखना है इसे। जैसे कि टोटल मैंने यहाँ पे सबसे नीचे रखा है, जो टोटल है यहाँ पे भी रख सकते हैं अपन टोटल। अगर अपना कभी कभी डाटा ऐसा जाए कि अपने को रोज के बेसिस पे रखना पड़े तो टोटल यहाँ पे भी रख सकते हैं। इफ द टेबुलेटेड डाटा हैव बीन कंपाइल्ड फ्रॉम अनदर सोर्स, अगर अपने डाटा कहीं से कॉपी किया या किसी को यूज किया है तो द सोर्स शुड बी मेंशन्ड इन द फुटनोट। तो टेबल के नीचे एक फुटनोट में लिखना है कि हाँ आई हैव रिसीव्ड दिस डाटा फ्रॉम कंपाइल्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपाइल्ड फ्रॉम सेंसस अथॉरिटी, जो भी है वहां से। चलिए आगे देखते हैं अपन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टेबल। टाइटल, जो कि मैंने बताया था, टाइटल इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट एज शोन इन द टॉप ऑफ द टेबल। स्टब क्या होता है? द एक्सट्रीम लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल वेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोज आर शोन। एक्सट्रीम लेफ्ट, जैसे टेबल थी ना यहाँ पे, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, ये ईयर, ये इसका डिस्क्रिप्शन शो कर रखा है। तो ये वाली क्या हो गई? स्टब हो गई, स्टब। कैप्शन, द अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच शो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलम्स एंड सब कॉलम्स। ये है पॉपुलेशन परसेंटेज, ये क्या है? कैप्शन है, जो कि इसको बता, इस चीज की इंफॉर्मेशन अपने को दे रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है नीचे, क्या इंफॉर्मेशन से पॉपुलेशन है। ये हो गया। फुट बॉडी, द पार्ट ऑफ द टेबल शो द फिगर, जो बॉडी के अंदर डाटा लिख रखा है, जो टेबल के अंदर डाटा लिख रखा है वो बॉडी है, जो नंबर फैक्ट एंड फिगर लिखे हुए हैं वो, ये यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन है वो बॉडी है। ये हो गया कैप्शन, ये हो गया स्टब। यहाँ पे एक टाइटल लिख दूंगा, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, वो टाइटल हो गया। और यहाँ पे आएगा फुटनोट कि मैंने ये डाटा कहाँ से लिया है, ये आ गया फुटनोट। ये देखिए मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, यहाँ पे ऊपर आएगा टेबल नंबर, यहाँ पे आएगा टाइटल जो कि पूरी टेबल के बारे में डिस्क्राइब कर दे अपने को। स्टब, ये स्टब की एंट्रीज है, मैंने बताया था नीचे नीचे आएगा टोटल, सबसे लास्ट में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है टोटल, यानी कि सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट, सॉरी एक्सट्रीम राइट में या सबसे नीचे टोटल ले सकते हैं। और यहाँ पे कैप्शन, और ये पूरी आएगी बॉडी, जहाँ फैक्ट एंड फिगर लिखा है ये बॉडी। और ये फुटनोट में आएगा कंपाइल्ड फ्रॉम, कहाँ से मैंने ये डाटा लिया है, कंपाइल्ड फ्रॉम। या इसे मेंशन करना अपने को, जिस भी एजेंसी का अपने डाटा लिया है उसे मेंशन करना है। आज बस इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मेरे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी फ्रेंड जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है तो उसे शेयर करें, ज़रूर शेयर करें उसे। थैंक यू। अगली क्लास, अब मुलाकात होगी अपनी अगली क्लास में।